Hello friend, this is Rashmi. Welcome to my channel. Today we will discuss important current affairs of December और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन सब का करंट अफेयर की वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ये दिसंबर मंथ है, यहाँ पे रिवीजन सीरीज चल रहा है क्योंकि 2020 के अक्टूबर में एग्ज़ाम है मोस्ट प्रोबेबली सबका, तो उसी के रिलेटेड यहाँ पे रिवीजन सीरीज चला रही हूँ मैं, जहाँ पे आप अपने मैगजीन जो पढ़ रहे हो, जो आपका सोर्स है जैसे द हिंदू, PIB, PRS, उसी से पूरे इन्फॉर्मेशन लिया गया है, तो कोई डिफरेंट नहीं है। आप इसके थ्रू अच्छे से इजीली रिवाइज कर सकते हो और जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसमें कवर किया गया है। और जो भी इरेलेवेंट मटेरियल मिलता है, मैगजीन में बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं जो कि एग्ज़ाम के पास आते ही इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उनको मैं हटा के यहाँ पे रिफाइंड वे में कम से कम सोर्स में आपके सामने लाई। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो कंटेंट्स को देखते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी थी कि अगर आपको PPT या PDF मेरे वीडियो का चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है स्टडी विथ रश्मि। कंटेंट्स देख लेते हैं। संस्कृत इंस्क्रिप्शन फाउंड इन आंध्र प्रदेश, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, रेयर अर्थ एलिमेंट, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो कि आया है 2019 में रिपोर्ट। उसके अलावा पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में जानेंगे। अटल जल योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PM किसान स्कीम, PM किसान सम्मान निधि योजना, PM वय वंदना योजना जैसे बहुत सारे स्कीम को डिस्कस करूंगी। उससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ के फॉर्म में क्वेश्चंस है, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए और अपने आप को जान पाए कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है। उसके अलावा इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ इंडिया संस्कृत इंस्क्रिप्शन फाउंड एट आंध्र प्रदेश। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन आंध्र प्रदेश। और उसका पार्टिकुलर नाम है, उस इंस्क्रिप्शन का क्या नाम है? चेबरोलो इंस्क्रिप्शन, जो कि सतवाहना किंगडम का है, 207 AD का। इसका इम्पोर्टेंस क्या है तो उसको देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल के बारे में। ठीक है, कि टेम्पल उस टाइम कैसा होता था, और टेम्पल को ही प्रसाद कहते हैं। और मंडप के बारे में अच्छे से डिस्कशन है। मंडप क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्लेस होता है टेम्पल के अंदर जहाँ पे रिचुअल्स, पब्लिक रिचुअल्स कैरी होते हैं, मतलब जो लोग हैं वहाँ जाते हैं और कुछ रिचुअल्स करते हैं। उसके अलावा ये जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला और सबसे अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन हमें मिला है। इससे पहले प्राकृत इंस्क्रिप्शन मिला था, इसी प्लेस से मिला था 1st सेंचुरी AD में। ये पहली बार है जब हमें संस्कृत इंस्क्रिप्शन मिलता है। और ये कितनी सेंचुरी का है? 2nd सेंचुरी AD का है। ठीक है, और जब ये हमें नहीं मिला था तो ऐसा माना जाता था कि नागार्जुन कुंडा इंस्क्रिप्शन ही सबसे पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, क्या माना जाता था? नागार्जुन कोंडा इंस्क्रिप्शन ही सबसे पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। सतवाहना डायनेस्टी के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं, क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें सतवाहना डायनेस्टी के टाइम का मिला है, इसलिए उसमें सतवाहना डायनेस्टी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम के किंगडम कैसे थे, टेम्पल कैसा था। तो जो हमें संस्कृत इंस्क्रिप्शन मिला है वो सतवाहना किंगडम के टाइम का है। और सतवाहना डायनेस्टी, आई होप यू नो अबाउट दैट, इसके फाउंडर है सिमुका। और इसके गौतमी सतकर्णी बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, गौतमी सतकर्णी। सतवाहना किंगडम एक्चुअली एक्सटेंडेड है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में, और कुछ पार्ट उसका गुजरात में भी आता है, जो कि आपको इस मैप में क्लियरली दिख रहा होगा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो इस गैप, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया का क्या पोजीशन आया है? 112। ठीक है, और पिछले साल हमारा जो रैंक था वो 108 था, और इस साल हमारा रैंक बढ़ के हो गया 112। तो इस साल इतना अच्छा हमारा रैंक नहीं आया है, और कुछ पैरामीटर में हमारा पोजीशन जो है वो काफ़ी कम हुआ है। इसमें टॉप है आइसलैंड। ठीक है, तो पैरामीटर देख लेते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप के पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो पहला इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, दूसरा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तीसरा एजुकेशन अटेनमेंट, और चौथा है हेल्थ सर्वाइवल। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ही एक्चुअली हमारी पोजीशन काफ़ी कम आई है, 14% आई है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में अच्छा आया है, और एजुकेशन अटेनमेंट में भी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इनमें से कौन से पैरामीटर में हमारा पोजीशन सबसे खराब आया है,
तो वो आया है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में जानते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था उस टाइम। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यूएसए और चाइना का ट्रेड वार चल रहा था, तो ऐसे में यूएसए ने स्टॉप कर दिया था चाइना से रेयर अर्थ एलिमेंट लेना। और चाइना इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि चाइना में 80 to 90% रेयर अर्थ मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, रेयर अर्थ मटेरियल क्या है, मिनरल्स क्या है? रेयर अर्थ मिनरल जो है वो 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और वो अबोडेंट है अर्थ क्रस्ट में। इसका एप्लीकेशन क्या है? मेटोलॉजिकल, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक, लुमिनिसेंट, इन सब में इसका एप्लीकेशन है, ये यूज़ आता है। चलिए देखते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट का एप्लीकेशन है, न्यूक्लियर में इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है कलरेंट की तरह, सेंसर की तरह, मोटर व्हीकल में इसका यूज़ किया जाता है, पावर जनरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, माइक्रोफोन स्पीकर्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ग्लास पॉलिशिंग में एज ए फॉस्फर यूज़ किया जाता है, लेज़र फाइबर ऑप्टिक्स में, मेटेलिक एलॉय में यूज़ किया जाता है, स्टील लाइटर फ्लिंट बनाने में। ठीक है, सुपर एलॉय की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सबको रेयर अर्थ एलिमेंट एप्लीकेशन कहते हैं। पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या है? पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप आर दोज हु हैव डिक्लाइनिंग स्टैग्नेट पॉपुलेशन, जिसका पॉपुलेशन बहुत ही डिक्लाइन हो रहा है या फिर स्टैग्नेट रह जाता है, जिसके लेवल ऑफ लिटरेसी बहुत ही लो होते हैं, प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ग्रुप स्टार्टेड अ स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ठीक है, और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये एक्चुअली है क्या उसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली क्या था कि ब्रिटिश टाइम में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया गया था एज अ ट्राइबल ग्रुप। क्यों? क्योंकि वो लोग जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे अटैक करते थे, उनको लूटते थे, तो उनको वो लोग एज अ क्रिमिनल डिक्लेयर किए हुए थे। आज़ादी के बाद जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव ली और ऐसे ट्राइबल ग्रुप को पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से रखा गया। ठीक है, और उनको इंक्लूड किया गया लिस्ट में। पहले 1956 में इंक्लूड किया गया था, फिर 1993 में इंक्लूड किया गया था। इस तरह से पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप को इंक्लूड किया गया है। पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप टोटल कितने हैं एट प्रेजेंट? तो 75 टोटल PBTGS यानी कि पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है आउट ऑफ 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये 18 स्टेट में फैला हुआ है और 1 यूनियन टेरिटरी में है। ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार ये 18 स्टेट में है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल ग्रुप किस स्टेट में है, वो कह देंगे आंध्र प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, सेकेंड जो है वो आंध्र प्रदेश है। आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट इन एड टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आर्टिकल 275 क्या कहता है कि पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप का हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और इसीलिए ये स्पेशल ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बनाया गया है। तो अब देखते हैं स्कीम्स यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। अटल भूजल योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। और ये सारे स्कीम्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगी, ताकि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और फिर पूरे स्कीम को जान पाएँ। अगर आप आंसर दे देते हो इसका मतलब आप रिवीजन अच्छे से कर रहे हो, अगर नहीं दे पा रहे हो तो आप अच्छे से रिवीजन कर लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अटल भूजल योजना। और हाँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए जाते हैं। Which of the following statement is correct about Atal Bhujal Yojana? First, it is 6,000 crore scheme with 60-40 ratio between center and state. 2. Aim to improve groundwater conservation with community participation. A 1 only, B 2 only, C 1 and 2, D none. चलिए योजना को देखते हैं, फिर आंसर पे आते हैं। Actually, it is a 6,000 crore
स्कीम, बट ये जो है स्कीम ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है, दो तरह के स्कीम होते हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है और दूसरा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होता है जिसमें गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके 100% फंडिंग होती है। और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है जिसमें गवर्नमेंट का 100% फंडिंग होती है, और एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें गवर्नमेंट और स्टेट का रेशियो में स्पेंडिंग होती है, फंडिंग की जाती है। गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी फंड करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी फंड करती है। ठीक है, तो लेकिन ये जो स्कीम है अटल भूजल योजना, ये हमेशा याद रखिएगा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसलिए यहाँ पे जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होने के कारण ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आएगी, और ये योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। हाँ, ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, 50-50 का पार्टनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक के बीच में। एम क्या है इसका, इम्प्रूव करना है अंडरग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर लेवल, अंडरग्राउंड वाटर क्राइसिस आ चुकी है इंडिया में, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, अंडरग्राउंड वाटर मैनेजमेंट किया गया है थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। प्रायोरिटी एरिया क्या है इसमें, तो ये जो है ये स्कीम गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, इन सब में स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। अभी तो खैर पूरी इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई है स्कीम के, एक पर्टिकुलर कुछ स्टेट के को ही ये स्टार्टिंग में प्रोविजंस दिया गया था, फंड दिया गया था। कौन कौन से स्टेट हैं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, these states represent about 25% of the total number of over-exploited critical and semi-critical block in term of groundwater in India. ठीक है, तो इन कौन से स्टेट इसके अंतर्गत आए हैं, वो स्टेट जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है। 25% of the total number of over-exploited critical and semi-critical blocks in term of groundwater in India. अटल भूजल योजना, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा पहले, तो कौन सा इसका सही आंसर होगा, तो वन स्टेटमेंट, इट इज़ 6000 करोड़ स्कीम विथ 60-40 बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने देखा कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये वर्ल्ड बैंक के साथ बनाया जा रहा है 50:50 रेशियो, यानी 50 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और 50 किसका है, 50 वर्ल्ड बैंक का है। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एम टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट स्कीम पे आते हैं, वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। फर्स्ट, दिस स्कीम एक्सक्लूसिव फॉर द सीनियर सिटीजन ऑफ एज 65 ईयर्स एंड एबव। बी, दूसरा स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट क्या है, दिस स्कीम इज एक्सट्रीमली फॉर द सीनियर सिटीजन ऑफ एज 65 ईयर्स एंड एबव। टू, सेंटर हैज मेड आधार मैंडेटरी फॉर सब्सक्राइबर अंडर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर क्या है, आप डिस्क्रिप्शन आप कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है। इट इज़ अ पेंशन स्कीम एक्सक्लूसिव फॉर द सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर्स एंड एबव। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, एक्चुअली ये 65 ईयर्स का नहीं है, ये 60 ईयर्स से जो एबव है उनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, दूसरा, द स्कीम जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन परचेज किया जा सकता है, किसके थ्रू, LIC के थ्रू। LIC में आपको ये स्कीम मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो, जो भी 60 ईयर्स के हैं या उनसे सीनियर सिटीजन है उनके लिए पेंशन स्कीम है। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आपको 8% मिलेगा मंथली 10 साल के लिए। ये पेंशन स्कीम 60 ईयर्स और उसके एबव के लिए है। इस स्कीम में GST सर्विस टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया है। उसके अलावा इस स्कीम में प्री मैच्योर एग्जिस्ट भी है, आप अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन आते हैं तो वहाँ से वो निकल भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें काफ़ी कुछ बेनिफिट दिया गया है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। वन, दिस स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर द सीनियर सिटीजन ऑफ एज 65 ईयर्स एंड एबव।
तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, जैसा कि हमने देखा ये 60 ईयर्स एंड एबव के लिए है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? सेंटर हैज मेड आधार मैंडेटरी फॉर सब्सक्राइबर अंडर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। एक्चुअली आधार यहाँ पे मैंडेटरी है, लेकिन ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है। दिस स्कीम इज एक्चुअली अंडर द फिनांस मिनिस्ट्री, so that's why this statement is wrong. So answer is D, none. I hope that is clear. आपने देखा कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है 60 ईयर से एबव आता है और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? फिनांस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना? 1. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना is a maternity benefit scheme where conditional cash transfer of rupees 6,000 in 3 installment is given. Statement number 2. Under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, benefit is given to all pregnant women and lactating mothers. Third statement, it is centrally sponsored scheme with central and state ratio is of 90:10. इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? आई होप यू गिवन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप जब भी वीडियो देख रहे हो तभी आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर एक्चुअली क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्कीम को देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसका मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों ही इसमें फंडिंग करेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली एक बहुत ही एक्चुअली ये 2010 में एक स्कीम था, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। उस योजना लॉन्च हुआ था 2010 में, उसी को इम्प्रूव फॉर्म में लाया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के रूप में। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये स्कीम में पार्शियल वेज कंपनसेशन दिया जाता है वीमेन को, क्योंकि ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर वीमेन जो है जॉब नहीं जा पाती हैं, तो ऐसे में उनको जो वेज उनको पैसे की आवश्यकता तो होती है इस टाइम में, तो इसीलिए ये योजना लाया गया है। ठीक है, दे रिसीव अ कैश बेनिफिट ऑफ 5,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको पहला स्टेटमेंट क्या दिया था? मैंने आपको पहला स्टेटमेंट जो दिया था आपको याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता देती हूँ। ये जो स्कीम है इसमें 5,000 रुपीज़ दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, और ये स्कीम में 5,000 मिलेंगे और 1,000 और भी मिलता है। बेनिफिशियरी को मिलता तो 6,000 है, लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत 5,000 ही दिया जाता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत। तो फिर आप बोलोगे 6,000 कैसे मिलता है? तो 1,000 उनको दूसरे स्कीम के थ्रू मिलता है जिनका नाम है जननी सुरक्षा योजना। एक्सेप्शन क्या है? मैच्योरिटी बेनिफिट आर अवेलेबल टू ऑल प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर except those in regular employment with the central government or state government or public sector or those who are in receipt of a similar benefit under any law from the time being in force। तो कहने का मतलब है कि इसमें सारी मैटरनिटी ये जो बेनिफिट दी जाती है, मैटरनिटी बेनिफिट, वो दी जाती है सारी प्रेग्नेंट वीमेन को, लैक्टेटिंग मदर को, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर जो दूसरे स्कीम में कवर हो रहे हैं उनको ये बेनिफिट नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये एक कंडीशनल बेनिफिट है, क्योंकि पार्टिकुलर कंडीशन में ही ये मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया फिर से डिस्कस कर लेते हैं उसका आंसर। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज अ मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम वेयर द कंडीशनल कैश ट्रांसफर ऑफ ₹6,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट इज गिवन। तो ये तो बिल्कुल सही है कि 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, लेकिन यहाँ पे 6,000 ही एक्चुअली 5,000 दिया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कितने दिए जाते हैं? 5,000 दिया जाता है। ठीक है, और अंडर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बेनिफिट इज गिवन टू ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी रेगुलर एम्प्लॉई है सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, उनको नहीं मिलता है। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विद सेंट्रल स्टेट रेशियो ऑफ 90:10। तो ये भी गलत है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो है लेकिन सेंट्रल स्टेट का रेशियो 60:40 है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, नन। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे 2019 का रिपोर्ट आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर ध्यान से देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंट रिपोर्ट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्वे।
1. Uttar Pradesh has the highest number of wetland with reserve forest area in India. 2. The forest and tree cover in northeast India has been successfully increasing in the last 5 years. A. 1 only, B. 2 only, C. 1 and 2 both, D. none. तो आप सोचिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे, टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री इंक्रीज बाय 5188 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, एग्जाम पर्पज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री कितना बढ़ रहा है? 5188 स्क्वायर किलोमीटर। लास्ट के 2 साल से बढ़ेंगे। ठीक है, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 42.6 मिलियन टन इन द कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री। और इस पूरे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में ये पाया गया कि फॉरेस्ट कवर कम हो गया है। कितना कम हुआ है? 765 स्क्वायर किलोमीटर कम हो गया है। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, सिर्फ आसाम और त्रिपुरा को छोड़कर सारे रीजन में फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। अगर एरिया वाइज देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में और फिर महाराष्ट्र में। हो सकता है एग्जाम में आपको अरेंज करने के लिए आए। ये आए क्या? यूपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि फॉरेस्ट कवर को अरेंज किस तरह से अरेंज हुआ है बताओ। ठीक है, तो आपको बताना होगा। पहला है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। फॉरेस्ट कवर अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा है मिजोरम में 85.4%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 79.63%। मेघालय में है 76.33%। द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज 7,1249 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 21.67% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितने परसेंट है टोटल फॉरेस्ट कवर आज इंडिया में? तो आपको बताना होगा 21.67% है। वेटलैंड में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड कहाँ है? तो गुजरात में है, और वो फॉलोड होता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गुजरात में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट यही है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट में टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो है 80.73 मिलियन हेक्टेयर, जिसको अगर परसेंटेज में देखा जाए तो जैसे मैंने पहले बताया 24.56% है। टॉप 3 स्टेट जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है तो वो सबसे पहला है कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश, फिर केरला। एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है पूरे इंडिया में? तो सबसे पहला है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। जैसे कि क्वेश्चन पे आते हैं फिर से, उत्तर प्रदेश इज हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड विथ रिजर्व फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। तो ये गलत है। कौन सा स्टेट है सबसे ज़्यादा वेटलैंड कवर? कौन से स्टेट में है? गुजरात में। स्टेटमेंट नंबर 2 में आते हैं, ट्री एंड फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुली इंक्रीजिंग इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो आपने देखा कि इंक्रीज नहीं हुआ है, क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एक्चुअली डिक्रीज हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, नन, यानी कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो स्कीम है वो आपको समझना होगा कौन सा स्कीम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप समझ पाओगे। इट इज़ ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वेयर फार्मर विल गेट ₹3,000 पेंशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60। आइडेंटिफाई द स्कीम। कौन सा स्कीम है? 1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। 2. प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 4. राइतु बंधु स्कीम। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना इसका आंसर एक्चुअली क्या है। ये देखते हैं। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही डाला है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपने लिख लिया होगा। सेकंड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? पहला, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स आर कवर्ड अंडर द स्कीम। सेकेंड, लाइफ इंश्योरेंस सपोर्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी।
3. Aadhaar card is mandatory to be target beneficiary. Option is A 1 only, B 2 1 and 2, C all of the above, D none. क्या होगा? किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान योजना में क्या अंतर है वो देखते हैं। सबसे पहले दोनों नाम काफ़ी सेम है, तो हो सकता है कि ऑप्शन में आप गलत लगा दें, जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन दिया था तो दोनों ही स्कीम का नाम दिया था, तो गलत हो सकता है। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान योजना में क्या अंतर है। तो सबसे पहले द स्कीम लॉन्च फॉर ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है वो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए लाया गया है। स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या होता है? स्कीम लॉन्च फॉर ऑल फार्मर्स, ये योजना सारे फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया है। दूसरा, मंथली वॉलंटरी पेंशन ऑफ ₹3000 एट अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक्चुअली पेंशन स्कीम है। क्या है? पेंशन स्कीम है जिसमें ₹3000 दिया जाएगा एट द एज ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, यानी 60 साल के से जो अधिक हो जाएंगे उनको 3000 पेंशन में दिया जाएगा। 18 से 40 साल के बीच में 18 से 40 साल के लोगों को इसमें पैसे डालना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये LIC के थ्रू वो फंड डाल सकते हैं। LIC इसका सोल ऑपरेटर है, ठीक है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक डिफरेंट स्कीम है जिसमें फार्मर्स को गवर्नमेंट जो है उनके अकाउंट में पैसे देगी, ठीक है, क्योंकि वो फार्मर है तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये योजना लाया गया है जिसको प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम से जाना जाता है। इसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी कहा जाता है। इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं? तो इसमें 6000 दिए जाते हैं, वो भी 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। तो 6000 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, इसका मतलब 2-2 हज़ार रुपये उनको मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है इट इज़ एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वेयर फार्मर विल गेट ₹3000 पेंशन। तो आपने देखा यहाँ पे 3000 पेंशन दिया जा रहा है और ये पेंशन स्कीम है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। मान की बात है तो मानधन योजना, इस तरह से आप याद रख सकते हो। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है जिसमें किसान को 3000 रुपया पेंशन दिया जाता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स आर कवर्ड अंडर द स्कीम। सेकेंड है लाइफ इंश्योरेंस सपोर्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी। और थर्ड है आधार कार्ड इज मैंडेटरी टू बी टारगेट बेनिफिशियरी। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स आर कवर्ड अंडर द स्कीम, तो ये बिल्कुल गलत है। ये स्कीम जब आया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो वो जून 2019 में आया था ये स्कीम। इस स्कीम में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को इंक्लूड किया गया था, लेकिन फरवरी 2020 में हाल में इसमें सारे फार्मर्स को इंक्लूड कर दिया गया है और सारे फार्मर को 6000 रुपया दिया जाएगा, 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, ठीक है। ये जो स्कीम है इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स आर कवर्ड अंडर द स्कीम। यहाँ पे सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स को कवर किया जाता है, शेयर क्रॉपर को कवर नहीं किया जाता है। शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं? जो फार्मर जब खेती करते हैं तो उनमें फार्मिंग करने के अलावा भी कुछ छोटे छोटे लेबर्स होते हैं, उनको शेयर क्रॉपर्स कहते हैं, जो फार्मर का सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा ये जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं वो हॉर्टिकल्चर्स वगैरह में भी इंगेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखिए कि ये स्कीम जो है सिर्फ फार्मर को कवर कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट 1 गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है लाइफ इंश्योरेंस सपोर्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी, तो हाँ उनको मिलता है लाइफ इंश्योरेंस सपोर्ट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है आधार कार्ड इज मैंडेटरी टू बी फॉर द टारगेट बेनिफिशियरी, तो ये भी सही है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो 2 और 3 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो सारे फार्मर के लिए है। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, ये काफ़ी न्यूज़ में था। इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट क्यों न्यूज़ में था? इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट न्यूज़ में था नीरव मोदी और विजय माल्या के बाद। विजय माल्या को सबसे पहले इकोनॉमिक ऑफेंडर्स माना गया, उसके बाद डायमंड बिजनेसमैन नीरव मोदी को भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स माना गया। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, वो लोग जो है इन्वेस्टिगेशन में गलत पाए गए
और इसलिए उनको इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कहा गया। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्यों कहा जाता है किसी को इकोनॉमिक ऑफेंडर्स और उसका प्रोसीजर्स क्या है। सबसे पहले नीरव मोदी इज द सेकेंड बिजनेसमैन आफ्टर लिक्विड टाइकन Vijay Mallya to be declared a fugitive economic offender under the provision of Fugitive Economic Offenders Act, which came into existence in August 2018. Nirav Modi, the key accused, is $2 billion Punjab National Bank fraud case, a fugitive economic offender on a plea of the Enforcement Directorate. ठीक है, तो नीरव मोदी जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में $2 बिलियन को चुराया था, मतलब लिया था, लेकिन और इसलिए उनको इकोनॉमिक ऑफेंडर माना गया है। और ये कौन डिक्लेयर करता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं। इस बारे में बताते हैं कि कौन है वो। एक ऐसी बॉडी है जो कि फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में कहीं गड़बड़ी होती है तो उसके बारे में इंक्वायरी कंडक्ट करता है। कौन? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। यहाँ पे प्रोसीजर्स देखते हैं इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट का क्या प्रोसीजर्स है। ओके, तो फिर हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट का प्रोसीजर्स। पहला क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फाइल अ केस इन स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट विल इशू अ नोटिस विल बी अवेलेबल फॉर 6 वीक ऑफ इशूइंग द केस। यानी कि सबसे पहले क्या होगा? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है एक केस फाइल करेगी उस फ्रॉड पर्सन के बारे में। उसके बाद स्पेशल कोर्ट में इशू होगा एक नोटिस, ठीक है, जिसमें फ्रॉम 6 वीक ऑफ इशूइंग केस, यानी कि 6 वीक ऑफ इशूइंग केस तक उस इंसान को अपियर होना होगा उसके अगेंस्ट जो केस चल रहा है स्पेशल कोर्ट में। अगर वो अपियर हो जाता है तो ठीक है, अगर वो अपियर नहीं होता है तो उस इंसान को इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और अगर वो इंसान चाहता है कि अपने उसके अगेंस्ट जाए तो वो हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, लेकिन 30 डेज के अंतर्गत ही अप्लाई कर सकता है। विद इन 30 डेज उसको अप्लाई करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। ओके, थैंक यू।